Good morning, students. The topic that we are going to see today is what is a management. That is, whether it is an art, whether it is a science, or whether it is a profession. Now, we all know that management is not a today's concept. It has existed even when the old civilization was into existence. Even the uncivilized society, they used to manage their survival. Whatever activities is to be done, they used to manage their activities. And with the time and experiences, these societies have become civilized. So even in the earlier period also the management was in existence, and with the change in the civilization, with the gaining of more and more experiences, with the gaining of more and more practices, the management concepts and management principles have also undergone a change. So now in today's discussion we are going to see what is a management, what is the nature of management, that is whether it is a art, whether it is a science, or whether it is a profession. So let us try to understand one aspect individually. The very first is management as an art. Now first of all, what do you mean by art? Art is a skill-based creativity by use of theoretical knowledge, observation and experience with creativity and personal touch. इसका मतलब है कोई भी आर्ट, अगर आपको एक आर्टिस्टिक होना है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, थियोरिटिकल नॉलेज होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एक आपका पर्सनल टच, कोई भी चीजों को आप अपने आप से पर्सनल टच देके आप उसको इम्प्रोवाइज कर सके. सो आर्ट इज नथिंग बट इट इज टोटली बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द ओल्ड थिंग इनटू न्यू टेक्निक्स. So whether art management is an art, so for that first we need to understand what are the characteristics of art and whether that characteristics are present in management or not. The very first characteristics is existence of theoretical knowledge. In order to pursue an artist requires some basic theoretical knowledge in that specific field. ठीक है, अगर आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी चीज अगर आपको प्रैक्टिस में लानी है तो सबसे पहले आपको उसका थियोरिटिकल नॉलेज होना चाहिए. जैसे सिंपल एग्जांपल अकाउंट्स, आप अकाउंट्स के सम्स वगैरह तभी प्रैक्टिस कर सकोगे जब आपका उसका थियोरी नॉलेज जो है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये अगर आपका थियोरी नॉलेज पक्का होगा देन ओनली आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हो. सिमिलरली इन मैनेजमेंट ऑल्सो existence of theoretical knowledge is very important. Like in management, even managers need to specialize in their areas like marketing, finance, production, human resource, etc. So this theoretical knowledge can be acquired by reading books or by joining a course. For example, the managers can do MBA from renowned university in order to gain their theoretical knowledge. So जैसे आर्ट में थियोरी नॉलेज की जरूरत होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी थियोरिटिकल नॉलेज की जरूरत होती है. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. नाउ आपके पास भले कितनी भी थियोरी नॉलेज हो, बट उस नॉलेज को किस तरह से आप यूज करोगे, सही तरीके से यूज करोगे, वो भी जरूरी है. सो इन ऑर्डर, इवन इफ यू हैव थियोरिटिकल नॉलेज, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज डिपेंडेंट अपॉन योर पर्सनल एप्लीकेशन. किस नॉलेज को आप किस तरह से यूज करते हो, उसको एक पर्सनल टच देने की जरूरत है. रही बात मैनेजमेंट की, इवन इन मैनेजमेंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड. मैनेजर कैन फॉलो द प्रिंसिपल विच आर लेड डाउन इन मैनेजमेंट बुक, बट एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, बिकॉज ही इज डीलिंग विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स की सिचुएशंस डिफरेंट होगी. तो मैनेजमेंट में आपको बता दिया कि अग्रेसिव लीडरशिप यूज करो या सिंपल लीडरशिप यूज करो, कब कौन सी लीडरशिप यूज करनी है, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन दी मैनेजर. सो फॉर एग्जाम्पल, सब मैनेजर कैन फॉर्मुलेट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू हैंडल डिफरेंट पीपल. जैसे किसी को मोटिवेशन अगर आपको करना है तो सिर्फ उसको वर्ड ऑफ प्रेज से आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, या फिर आप अगर किसी को क्लोजली मॉनिटर करते हो तो वो मोटिवेट हो जाता है, या फिर उसके काम का अगर आप क्रिटिकली उसको एनालाइज करें तो वो मोटिवेट हो जाता है. तो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं मोटिवेशन के. तो ये मैनेजर का काम है कि वो किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल कर रहा है. तो इसके लिए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. एज इट इज राइटली सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सिमिलरली, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन आर्ट, कंटिन्यूअस एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ थियोरी नॉलेज इज रिक्वायर्ड. एंड इट, कोई भी क्रिएटिविटी है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ एन आर्टिस्ट इंटरप्रेट द थिंग्स पर्सनली. सिमिलरली, इवन जब एक मैनेजर बार बार किसी कॉम्प्लेक्स इश्यू को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है या अलग अलग प्रॉब्लम्स को वो बार बार सॉल्व करने की कोशिश करता है, इससे क्या होगा,
he starts gaining experience and it helps in improving his managerial skill. So all these characteristics of art, it is present in management. Now, management as a science. First of all, what do you understand by science? Science is a systemized body of knowledge that explains journal truth और operation of journal laws. इसका मतलब कुछ लॉस है जो बने हुए हैं. आपको अगर कुछ भी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स करने हैं तो आप ये जर्नल लॉस जो प्रोपोजिशन है उसके ऊपर ही आप आपका डिसीजन लेते हो. सो इट इज ऑलवेज, द साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स. So now let us try to understand whether management is science or not, for which first we need to understand what are the characteristics of science. The very first characteristics is systemized body of knowledge. Science is a systematic body of knowledge. जो भी उसके principles of science है, it is based on cause and effect relationship. Similarly, management is also based on theories and principles which are developed over a period of time. Management भी खुद अपने concepts और terminologies follow करता है जो पिछले हर साल से, हर समय से जैसे जो भी फिलोसॉफीज फॉलोज होते आ रही है, स्टिल इन टूडेज टाइम ऑल्सो मैनेजमेंट इज यूजिंग दैट टर्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू, फॉर अ मैनेजर, इफ यू वांट्स टू स्टडी द थियोरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, so it has to apply the theory of human behavior in order to explain how the nature of people are involved. ठीक है, because people, different people के different natures होते हैं, तो हर एक लोगों की नेचर को समझने के लिए थियोरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थियोरी है, आपको वो स्टडी करने की जरूरत है. सेकेंड इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. अब साइंस में क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो सबसे पहले तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्रिंसिपल्स डेवलप करते हो, उसको टेस्ट करते हो, उसको रिपीट करते हो और फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हो वेदर दी आपका जो भी एक्टिविटी, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, आप उसको प्रेडिक्ट या रिपीट करने की कोशिश करते हो. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो दी सेम. इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन. जब भी आप डाइवर्स एक्टिविटी करते हो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में, आप आपके एक्सपीरियंसेस यूज करके कोई भी मैनेजिंग डिसीजंस लेते हो. बट सिर्फ इसमें एक फर्क ये है कि जब इन साइंस जो भी रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं आप उसको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो, जबकि मैनेजमेंट में आप उसको पहले से रिपीट या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग विच आर हैविंग डाइवर्स बिहेवियर. इवन इन management scholars like F.W. Taylor, Henry Fayol, they have identified and they have formulated certain principles of management on the basis of which organization is working. These principles of management we are going to study in detail in our further chapter. And last, universal validity. यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब क्या है, जो भी आपने प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं साइंस में, ठीक है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. सिमिलरली द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सम स्टैंडर्डाइज टेक्निक to managers so that they can handle different situation, but टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशंस सुटेबल, जैसे जैसे सिचुएशंस हो गए वैसे वैसे आपको इसमें मॉडिफिकेशंस लाने पड़ेंगे. नाउ द थर्ड नेचर इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. एज वी ऑल नो, प्रोफेशन इज व्हाट, व्हेन यू रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज. किसी जैसे डॉक्टरी अगर आपको करनी है तो यू रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ ट्रीटिंग अ पेशेंट. ठीक है, तो इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन और नॉट? So let us try to understand the characteristics of a profession and whether it is applicable in management or not. The very first is well-defined body of knowledge. Each profession, whether it is a lawyer, chartered accountant, कुछ भी हो, आपको एक specialized knowledge होनी चाहिए. Similarly, management also requires a specialized knowledge which you can gain with the help of books or various types of courses. For example, if you want to become a CA, ठीक है, similarly you can become a CA, तो you should have the knowledge related to the chartered accountancy. ठीक है, similarly individual can do MBA to gain a managing skill. So second is restricted entry. Now to be a professional, every individual acquires a educational degree or he has to pass through an examination. ठीक है, but there is no such requirement in the field of management. However, individual they can acquire management degree from reputed universities. एग्जाम्स देकर आप ये डिग्रीज हासिल कर सकते हो. मतलब मैनेजमेंट में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जैसे दूसरे प्रोफेशंस में है. डॉक्टर्स, अगर आपने ये पास किया देन ओनली यू विल बी टर्म्ड एज डॉक्टर, तो वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री में. जैसे टू परस्यू सीए वन हैज टू क्लियर एंट्रेंस एग्जाम, सीपीटी है. जैसे सिमिलरली अगर आपको मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू क्लियर एंट्रेंस टू कैट और जीमेट. सो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यू कैन, बिकॉज मैनेजिंग स्किल्स जो है यू कैन एक्वायर बाय एनीथिंग, बाय लर्निंग एनीथिंग. Then professional association.
ऑल प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन से अफिलिएटेड होते हैं, जो उनको उनकी एंट्रीज को रेगुलेट करता है या उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है या कोई कोड ऑफ कंडक्ट बताता है. Similarly, in management also there are management association which has set membership rules and ethical codes, but it is not compulsory for manager to be part of them. For example, the chartered accountants, they have to become a member of Institute of Chartered Accountant of India. Similarly, All India Management Association, National Institute of Personal Management, ये सारे क्या है, ये different management associations है with whom manager may register as a member. Then ethical code of conduct. Just a minute. Ethical code of conduct. Now, कोई भी बिहेवियर, हर प्रोफेशनल्स के बिहेवियर जो भी होता है, इट इज बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट. हर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन किए हुए हैं कि ये प्रोफेशन में आपको ये चीजों का ध्यान रखना है या ये चीजें आपको नहीं करनी है. सिमिलरली मैनेजमेंट बॉडी जो है AIMA, दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, they have also laid down certain code of conduct for the managers. And last is service motive. All professionals, they provide services to their client and they receive monetary benefit for the same. In the same way, जो management of the organization है, they also aim to earn maximum profit and selling their goods at a reasonable price to the customer. So both professional as well as manager, they aim to provide dedicated and committed services towards the interest of the client. So from this discussion, you might have realized that it is difficult to categorize whether management को आप सिर्फ साइंस बोलोगे, आप सिर्फ आर्ट बोलोगे या प्रोफेशन बोलोगे. अगर आप इन सबको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो इन तीनों ब्रांच में से मैनेजमेंट ने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एडॉप्ट किए हुए हैं. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट is a science, it is a art as well as it is a profession. They are not mutually exclusive but they complement each other. Thank you.